नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर भारत की राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो अपने पिछली क्लास के अंदर राज्य की कार्यपालिका की बात करी थी। अब अपने बात करेंगे राज्य की विधायिका की। राज्य की विधायिका, तो इसके अंदर भी प्रावधान जो है वो संसद से मिलते जुलते होंगे। उन्हीं चीजों को यहाँ पर कॉपी किया जाएगा, कुछ ही बदलाव होंगे। इसके अंदर जो पहला अनुच्छेद पड़ता है वह पड़ता है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्य की विधायिका के अंदर कौन कौन आता है। तो देखो, राज्य की विधायिका के अंदर दो स्थितियां पैदा होती है। राज्यपाल प्लस विधानसभा, या ऐसा कहा जाए कि राज्य की विधायिका के अंदर जो है वह राज्यपाल प्लस विधानमंडल आता है। राज्यपाल प्लस विधानमंडल। अब ये जो विधानमंडल है, विधानमंडल संसद का, जैसे संसद अपने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से कहते हैं, वैसे विधानमंडल जो शब्द है वो विधायिका के लिए प्रयोग में लिया गया है। या तो विधानमंडल के अंदर जो है विधानसभा होगी, एक स्थिति तो हो सकती है कि केवल विधानसभा हो, एकल सदन राज्य हो, या दूसरी स्थिति है कि कुछ राज्यों के अंदर विधानसभा प्लस विधान परिषद होगी। विधान परिषद होगी, ठीक है। तो दो प्रकार के राज्य हो सकते हैं यहाँ पर, कि जहां पर विधानमंडल के अंदर केवल विधानसभा है, या ऐसे राज्य है जहां पर विधान परिषद, विधानमंडल के अंदर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी। अगर अपने ऐसे राज्यों की बात करें, ऐसे राज्य जहां पर द्विसदनात्मक है, ऐसे राज्य जहां विधानमंडल द्विसदनात्मक है, मतलब कि दो सदन है। द्विसदनात्मक का मतलब है दो सदन है। दो सदन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। तो भारत के अंदर ऐसे कुछ ही राज्य हैं। ऐसे राज्य हैं आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना प्लस बिहार प्लस मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश प्लस महाराष्ट्र। इतने ही राज्यों के अंदर है। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी पहले विधान परिषद हुआ करती थी, परंतु जम्मू कश्मीर को राज्यों की सूची में से निकाल दिया गया है और उसे केंद्र शासित प्रदेश की सूची में रखा गया है। जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब इस बात का प्रावधान किया गया था कि इस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विधानमंडल होगा, परंतु यह नहीं बताया गया कि उस विधानमंडल में विधानसभा होगी, विधान परिषद होगा, कितनी सीटें होगी, कितनी सीटें नहीं होगी। तो वो संरचना अभी तक स्पष्ट नहीं है। वैसे भी केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते आप उसको राज्य की सूची में नहीं रख सकते। तो केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, बाकी सभी राज्यों के अंदर विधानमंडल है। अब पहले अपने ये जान लेते हैं कि विधान परिषद होगा या नहीं होगा, वह कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो उसके लिए अपने को पढ़ना पड़ता है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 जो है वो अपने को बताता है विधान परिषद का सर्जन या विलोप, कि आप किसी राज्य के अंदर विधान परिषद कैसे बना सकते हैं, या अगर कहीं पर पहले से ही विधान परिषद है तो कैसे उसको समाप्त कर सकते हैं। तो यह बताया जाता है अनुच्छेद 169 के अंदर। तो अगर आप किसी राज्य के अंदर विधान परिषद बनाना चाहते हैं या उसको समाप्त करना चाहते हैं, प्रक्रिया एक ही रहेगी। जो पहला कदम रहेगा वो रहेगा राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो वहां पर जो राज्य का विधानसभा है उसको प्रस्ताव पारित करना होगा, और ऐसा प्रस्ताव कौन से बहुमत से पारित हो सकता है? ऐसा प्रस्ताव जो है विशेष बहुमत से ही पारित हो सकता है। दूसरा कदम जो रहता है इसके अंदर वो रहता है संसद सामान्य बहुमत से ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करेगी। तो अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जा रही है?
संसद के द्वारा दी जा रही है। हालांकि ये ध्यान रखा जाए कि विधान परिषद का सर्जन करने की बात हो या विधान परिषद को समाप्त करने की बात हो, दोनों ही प्रस्ताव, जो दोनों ही प्रकार के प्रस्ताव हैं, जब ऐसे प्रस्ताव संसद के सामने आते हैं तो संसद ऐसे प्रस्ताव के अंदर निर्णय कौन से बहुमत से लेती है? सामान्य बहुमत से लेती है। हालांकि राज्य का विधानसभा कौन से बहुमत से निर्णय ले रहा है? विशेष बहुमत से निर्णय ले रहा है। तो यदि संसद के द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो वहां पर विधान परिषद का सर्जन कर दिया जाएगा, और यदि संसद के द्वारा इस प्रस्ताव को नकार दिया जाता है तो वहां पर विधान परिषद का सर्जन या विलोप नहीं हो सकेगा। इस तरीके से किसी राज्य के अंदर आप जो है विधानसभा बना सकते हैं, विधान परिषद बना सकते हैं। ठीक है, तो एकल राज्य होगा, एकल सदनात्मक राज्य होगा या द्विसदनात्मक राज्य होगा, ये अंतिम मंजूरी संसद के द्वारा दी जा रही है। परंतु संसद ऐसा प्रस्ताव तभी पारित करती है जब इस संदर्भ में राज्य की विधानसभा के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। उसके बाद वह प्रस्ताव संसद के पास भेजा जाता है। संसद ऐसे प्रस्ताव के अंदर अपना निर्णय जो है वह सामान्य बहुमत से लेती है, या तो वह स्वीकार करेगी या वह अस्वीकार करेगी, दोनों ही काम हो सकते हैं। तो संसद की मंजूरी से किसी राज्य के अंदर विधान परिषद बन सकता है। तो इस तरीके से विधान परिषद का सर्जन या विलोप किया जाता है। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं कि जो दो सदन है या एक सदन है उनकी संरचना क्या होती है। तो अपने पढ़ते हैं अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के अंदर अपने को देखने को मिलता है विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना, तो अपने को यहां पर ध्यान रखना है कि विधानसभा की संरचना की अगर बात करें तो यहां पर जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं किसी भी विधानसभा के अंदर, चाहे वो किसी भी राज्य की विधानसभा हो, वो हो सकते हैं 500। तो 500 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसकी अपने विधानसभा की संरचना की करें तो किसी भी विधानसभा के अंदर जो है, तो उस किसी भी विधानसभा के अंदर न्यूनतम सदस्य जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 60। परंतु कुछ परिस्थितियों में इसको जो ये सीमा है इसको लांघा जाता है, और भारत के अंदर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 40 सदस्यों की विधानसभा है, वह एक अपवाद होते हैं। सामान्य परिस्थितियों के अंदर जो विधानसभा है उसके अंदर 60 से लेकर 500 के मध्य सदस्य होने चाहिए। वास्तविकता में कितने होंगे वह संसद निर्धारित करेगी किस राज्य के अंदर कितने हैं। अब अपने अगर बात करें तो विधानसभा जो है उसका विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो जो विधानसभा होती है उसका कार्यकाल कितना होता है के लिए चुने जाते हैं, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इनका चुनाव कौन से या इनका निर्वाचन कौन से चुनाव के तहत होता है? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होता है। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश को या राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो जैसे लोकसभा चुनावों के लिए अपने पूरे भारत को अलग अलग क्षेत्रों में बांटते हैं, वैसे ही विधानसभा चुनावों राज्य को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, और वह सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है जो लोकसभा चुनाव के अंदर अपनाई जाती है। इस प्रकार से विधानसभा का गठन किया जाता है किसी भी राज्य के अंदर। अगर अपने अब विधान परिषद की बात करें तो वो अपने को जो उसकी संरचना है वो देखने को मिलती है अनुच्छेद 171 के अंदर। अनुच्छेद 171 कहता है विधान परिषद की संरचना क्या होगी। विधान परिषद की संरचना क्या होगी? तो यह अनुच्छेद जो है वो केवल उन्हीं राज्यों के लिए लागू होता है जहां पर विधान परिषद है। अन्य राज्यों के लिए इस अनुच्छेद का कोई महत्व नहीं है। तो पहली बात तो अपने को ध्यान रखनी है कि जो किसी की विधान परिषद के अंदर अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं विधानसभा के सदस्यों का 1/3। तो उस राज्य के अंदर जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं उसके 1/3 लोग ही विधान परिषद में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के अंदर विधानसभा की 200 सीटें हैं। अगर कल को राजस्थान के अंदर विधान परिषद का गठन किया जाता है तो विधान परिषद के अंदर अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 66 हो सकती है। 200 का 1/3 हो सकती है। और जो न्यूनतम सदस्य संख्या यहां पर हो सकती है विधान परिषद के अंदर वो हो सकती है 40।
तो विधान परिषद की सदस्य संख्या जो है, अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की स्ट्रेंथ के ऊपर या विधानसभा की सदस्यता के ऊपर निर्भर करती है कि कितने सदस्य हैं। न्यूनतम संख्या 40 निर्भर करती है। इसके अंदर जो कुछ सदस्य जो है अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, चुनाव की समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति पर के आधार पर करवाया जाता है, के माध्यम से चुने जाते हैं, के माध्यम से चुने जाते हैं तथा अन्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो पहली बात तो यह है कि विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कहीं भी नहीं करवाया जा सकता। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर भी विधान परिषद के अंदर कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित सदस्य मतलब कि जो चुनाव जीत कर आए हैं, परंतु जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, राज्यसभा के समतुल्य चुनाव होता है। अब कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, कितने सदस्य मनोनीत होंगे, उसके लिए अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हालांकि यहां पर यह ध्यान रखा जाए कि जो विधानसभा है वहां पर सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, कोई सदस्य मनोनीत नहीं होता है। पुरानी किताबों के अंदर यह लिखा गया है कि राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, परंतु लोकसभा के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक है उसके द्वारा एंग्लो इंडियन का मनोनयन जो है वो रद्द कर दिया गया है। अब मनोनीत नहीं हो सकते, विधानसभा जो है पूर्णतः निर्वाचित सदन होगा। ठीक है, अब अगर देखें कि कितने लोगों को निर्वाचित किया जा सकता है, कितने लोगों को मनोनीत किया जा सकता है विधान परिषद के अंदर, अगर उसकी बात करें तो उसके लिए अपने थोड़ा सा डिटेल में आगे चलते हैं। और कोई भी विधान परिषद जो होती है उसकी संरचना निम्नलिखित होती है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, स्थानीय निकाय अपने देखेंगे क्या होता है, यहां पर इतना समझ लें कि जो ग्राम पंचायत और नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम होती है उनको स्थानीय निकाय कहते हैं। स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। तो विधान परिषद के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उनका 1/3 जो है उनका चुनाव कौन करेगा, स्थानीय परिषद करेगा, स्थानीय निकाय करेंगे। अन्य 1/12 सदस्य जो है, 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य छात्रों द्वारा चुने जाते हैं। अब कौन से अध्यापक मतदान के अंदर भाग लेंगे, कौन से छात्र मतदान के अंदर भाग लेंगे, या जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों के लिए संसद के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। तो बाकी बचे हुए जो सदस्य है वो होते हैं 1/6 सदस्य। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करता है, 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। अब यहां पर बात आती है कि राज्यपाल किस क्षेत्र के लोगों को मनोनीत कर सकता है। तो राज्यपाल निम्नलिखित क्षेत्र के व्यक्तियों को, राज्यपाल निम्नलिखित क्षेत्र में, क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले या एक अच्छी उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है, विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। तो राज्यसभा के अंदर भी जो राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और उसके पास 4 विकल्प उपलब्ध होते हैं कि कौन से क्षेत्रों से वह व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, जिसमें एक होता है विज्ञान, एक होता है कला, एक होता है साहित्य, एक जो होता है वो होता है
सामाजिक सेवा या सामाजिक क्षेत्र, ये 4 वहां पर होते हैं। और 5वां एक और यहां पर जुड़ जाता है, सहकारिता। तो राज्यपाल सहकारिता के अंदर भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को मनोनीत कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को मनोनीत नहीं कर सकता। इस तरीके से विधानसभा विधान परिषद का गठन किया जाता है। अब बात आती है सदनों का कार्यकाल, दोनों सदनों का। तो जो विधानसभा है, विधानसभा के ऊपर सारे नियम लगते हैं जो लोकसभा के ऊपर लगते हैं। मतलब कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में इनका चुनाव किया जाता है। परंतु उससे पहले विधान परिषद को, विधानसभा को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है, या अगर विधानसभा जो है वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आती है और कोई अन्य दल सरकार नहीं बना पाता है तो भी विधानसभा भंग हो जाती है। वह सभी बातें लागू होती है। दूसरा, सदस्य कब कब अपना पद खाली कर सकते हैं? तो सदस्य जो है वह या तो लोकसभा के विधानसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दे। तो जहां पर वहां पर लोकसभा लिखा था वहां पर विधानसभा लिखना है, जहां पर राष्ट्रपति लिखा था वहां पर राज्यपाल लिखना है। बाकी सारे प्रावधान वही रहते हैं, रिपीट करने की अपने को जरूरत नहीं होती है। जो विधान परिषद होती है वो उसका राज्यसभा के समतुल्य होता है। मतलब कि यह एक स्थायी सदन है, परंतु सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सदस्यों का कार्यकाल। तो यही बात राज्यसभा के अंदर लिखी थी, यही बात यहां पर भी लागू होती है। तो जो विधान परिषद होता है वो स्थायी सदन होता है, विधानसभा जो है वो 5 वर्ष के लिए चुना गया सदन होता है। यही बात जो है विधान परिषद के ऊपर राज्यसभा की बात लागू होती है कि यह एक स्थायी सदन है, कार्यकाल व्यक्तियों का या सदस्यों का जो है वो 6 वर्ष का है। ये सारी बातें लागू होती है। अब इसके अंदर दूसरी बात जो अपने को मेन जाननी है इसके अंदर, वो विधानमंडल के पदाधिकारी की अगर अपने बात करें तो अगर आप विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति, उपसभापति, विधान परिषद सभापति, उपसभापति, ये सभी जो हैं वह केंद्र के समान नियम लागू होते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष का चयन कैसे किया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही किया जाएगा। विधानसभा के उपाध्यक्ष का चयन कैसे किया जाएगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष की तरह ही किया जाएगा। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कैसे हटाया जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बराबर हटाया जाएगा। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का चयन कैसे किया जाएगा? तो राज्यसभा के उपसभापति वाले प्रावधान लागू होंगे, क्योंकि राज्यसभा के सभापति के प्रावधान यहाँ लागू नहीं हो सकते। चूंकि राज्यसभा का सभापति जो होता है वह एक उपराष्ट्रपति होता है, तो उसके लिए विशेष प्रावधान लागू होते हैं। तो जो राज्यसभा के उपसभापति के प्रावधान है वह राज्य के अंदर लागू होते हैं। इनको हटाने का तरीका, इनको बनाने का तरीका, प्रोटेम स्पीकर का सिद्धांत, उनको शपथ दिलाने का तरीका, सब कुछ समान है। केवल वहां पर जहां पर शब्द राष्ट्रपति लिखा गया है यहाँ पर शब्द राज्यपाल हो जाएगा, वहां पर शब्द जब लोकसभा अध्यक्ष लिखा गया है यहाँ पर शब्द विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा। केवल इतनी सी बात का अपने को ध्यान रखना है, अन्य किसी बात का यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों की संख्या या अनुच्छेद की संख्या निकालने का तरीका भी आपको बता दिया गया था कि आपको केवल और केवल 79 जोड़ना है केंद्रीय प्रावधानों के अंदर और आपका राज्य का प्रावधान जो है वो पूरा हो जाएगा। इस तरीके से विधानसभा के अधिकारियों, विधानसभा के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों हटाने, लगाने, बनाने का तरीका जो है वह केंद्र के समान रहता है। अंतर कहां आता है? अंतर आता है इसकी विधायी प्रक्रिया में या कानून बनाने का तरीका। अब यहां पर भी विधेयक तो वही होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक ये लागू कर नहीं सकते। संविधान संशोधन अपने संविधान संशोधन के अंदर ही पढ़ेंगे। तो अगर अपने साधारण विधेयक की बात करें, साधारण विधेयक, तो साधारण विधेयक जो है, पहली बात, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। वही बात यहां भी लागू होती है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये सरकारी हो सकता है या निजी सदस्य हो सकता है, वह बात यहां पर भी लागू होती है। जब कोई विधेयक
विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद भेजा जाता है। देखो, अगर वहां पर एक ही सदन है तो विधान परिषद की समस्या ही नहीं है, विधानसभा से पारित होते ही वो राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। परंतु अगर वहां पर द्वि सदन है तो विधान सभा से पास होने के बाद उसको कहां भेजा जाएगा? विधान परिषद। विधान परिषद भेजा जाता है तो विधान परिषद के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। विधान परिषद के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक को स्वीकार कर दे। ए लिख रहा हूं मैं इसको पहले को, वह विधेयक को स्वीकार करे। अगर उसने विधेयक को स्वीकार कर दिया है तो विधेयक विधान से पारित समझा जाएगा। विधेयक जो है, विधायक नहीं है, विधेयक विधानमंडल से पारित समझा जाएगा। तो फिर ये राज्यपाल के पास जा सकता है। विधानमंडल से पारित समझा जाएगा तो दोनों सदनों से पारित हो गया है तो यह राज्यपाल के पास जा सकता है, समझा जाएगा। दूसरा विकल्प विधानमंडल के पास क्या होता है? जब विधानसभा से पारित किया हुआ विधेयक इनके पास आता है, दूसरा वह या परिषद जो है विधेयक में संशोधन कर दे। विधेयक में संशोधन कर दे। अगर उसने विधेयक में संशोधन कर दिया है तो क्या होगा? विधेयक वापस विधानसभा जाएगा। अब विधानसभा क्या क्या कर सकती है? विधानसभा जब ऐसा कोई विधेयक जो पहले विधानसभा में पारित हुआ था, बाद में विधान परिषद में भेजा गया, परिषद ने उसके अंदर संशोधन कर दिया, तो क्या होगा? वह वापस विधानसभा में आ जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों के अंदर अभी तक सहमति नहीं बनी है, और जब तक दोनों सदनों में सहमति नहीं बनेगी तब तक उसको पारित नहीं समझा जा सकता। तो वह वापस विधानसभा में आएगा। विधानसभा संशोधन, जो भी संशोधन परिषद ने किए हैं को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। स्वीकार या अस्वीकार करेगा। अगर विधानसभा ने संशोधन स्वीकार कर लिए तो फिर दोनों सदनों के अंदर सहमति बन गई है, और दोनों सदनों के अगर सहमति बन गई है तो उस विधेयक को पारित समझा जाएगा। समस्या कहां पर है? समस्या है कि अगर वह विधानसभा जो है वह उसके द्वारा दिए गए संशोधनों को अस्वीकार कर देता है तो क्या होगा? यदि विधानसभा परिषद के संशोधनों को अस्वीकार करती है तो विधेयक वापस परिषद भेजा जाएगा। तथा परिषद 1 माह के भीतर अपना निर्णय लेगी कि वो विधान परिषद की, विधानसभा की बात को मान रहे हैं नहीं मान रहे, अपना निर्णय लेगी। अंततः परिषद के निर्णय का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर विधान निर्णय का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर विधानसभा परिषद ने कहा कि नहीं नहीं हम तो हमारी बात पर अडिग हैं, हमने जो संशोधन किए हैं वो सही है और हम विधानसभा की बात से नहीं मान रहे, मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः इस स्थिति के अंदर कभी भी गतिरोध पैदा नहीं हो सकता। अगर गतिरोध पैदा नहीं हो सकता तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर किसी भी प्रकार के संयुक्त अधिवेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, क्योंकि अंत में जो विधानसभा ने कह दिया है वही बात सर्वमान्य होगी। विधान परिषद की बात को मानना विधानसभा के लिए अनिवार्य नहीं है, जबकि राज्यसभा की बात को मानना लोकसभा के लिए अनिवार्य है साधारण विधेयक में। अगर राज्यसभा की बात को लोकसभा नहीं मानती है तो उसको गतिरोध की स्थिति समझा जाता है और उन परिस्थितियों में जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जबकि राज्य के अंदर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं होता है, ना ही इसकी कोई जरूरत होती है, क्योंकि अगर विधान परिषद विधानसभा की बात नहीं भी मानती है तो भी विधेयक को जो है पारित समझ लिया जाएगा।
तो दो विकल्प तो इसके पास ये थे विधान परिषद के पास, और विकल्प क्या हो सकता है? तीसरा विकल्प जो हो सकता है, परिषद विधेयक को 3 माह तक लंबित कर दे तो विधेयक को पारित समझा जाएगा। तो राज्यसभा के पास 6 महीने का टाइम होता है, जबकि परिषद के पास कितने समय का टाइम होता है? 3 महीने का। तो अगर उन्होंने 3 महीने तक कोई निर्णय नहीं लिया तो स्वतः ही विधेयक जो है वो पारित समझा जाएगा। जबकि राज्य सभा जो है वो 6 महीने तक उसको लंबित रख सकती है। 6 महीने के बाद भी अगर वह उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेती है तो उसको गतिरोध की स्थिति समझा जाता है। और यहां पर अगर उन्होंने 3 महीने तक कोई निर्णय नहीं लिया तो उसको जो है वह आप उसको पारित समझेंगे। तो अंततः विधान परिषद की भूमिका क्या है, या विधान परिषद जो है उसकी शक्ति क्या है? विधान परिषद अधिकतम क्या कर सकती है? पहले 3 महीने तक लंबित कर सकती है, अंत में जाकर उन्होंने 3 महीने जस्ट पहले उसके अंदर कोई संशोधन कर दिया, संशोधन के बाद वापस विधानसभा गया, विधानसभा से वापस विधान परिषद आया, इस बार वो उसको 1 माह के लिए लंबित कर सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा यह किसी विधेयक को 4 महीने के लिए लंबित कर सकती है। अन्यथा अगर देखा जाए, निष्कर्ष अगर अपने निकाले तो होगा वही जो विधानसभा कहेगी। विधानसभा के समकक्ष विधान परिषद को नहीं रखा गया है साधारण विधेयक के मामले में। इस तरीके से कोई विधेयक पारित होता है। अब जब कोई विधेयक पारित हो गया है विधानमंडल से, तो पारित होने के बाद वो राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। विधानमंडल से पारित होने के बाद विधेयक पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 200 को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है। तो जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या क्या करता है? वह हस्ताक्षर कर देगा, मतलब कि स्वीकार कर लेगा, बहुत ही अच्छी बात है, कर देगा। दूसरा, वह अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करेगा, वह अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करेगा। तो जो वीटो शक्तियां राज्यपाल राष्ट्रपति के पास उपलब्ध होती है, वही वीटो शक्तियां राज्यपाल के पास भी उपलब्ध होती है। या तो वह जेबी वीटो का प्रयोग करेगा, मतलब कि विधेयक के ऊपर कोई निर्णय ही नहीं लेगा, या वह अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करेगा, मतलब कि विधेयक को अनुमति देने से मना कर देगा, या फिर वो जो है अपनी निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करेगा, जिसमें वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देगा। हालांकि इसके अलावा राज्यपाल के पास एक और विकल्प भी उपलब्ध होता है, और वह विकल्प कहता है, तो वैसे तो जो इसकी वीटो शक्ति है वो अनुच्छेद 200 में लिखी गई है, हालांकि इसके पास अनुच्छेद 201 भी उपलब्ध होता है। तो मैंने क्या कहा कि जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है तो वो अनुच्छेद 200 या 201 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करता है। अनुच्छेद 200 के तहत तो अपनी वो सामान्य कार्रवाई कर सकता है जो राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को राज्यपाल, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो उसके पास एक और शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। अब राष्ट्रपति तो आगे किसको भेजे? राज्यपाल तो कह सकता है कि देखो यार मेरे ये मामला समझ में नहीं आया, मैं काम करता हूं, मैं राष्ट्रपति को भेज देता हूं। तो राष्ट्रपति जो है उसके पास राज्य का बिल पहुंच जाएगा। अब राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अपनी वीटो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
ठीक है। तो राष्ट्रपति, और दूसरी बात, जब राज्यपाल इस तरीके से कोई विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो यह करने के लिए उसको मंत्रिपरिषद की सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है। यह राज्यपाल की विवेकीय शक्ति का भाग है। राज्यपाल की विवेकीय शक्ति है, मतलब कि वह अपनी मर्जी से किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, शक्ति है। उसको मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे काम वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। हालांकि एक और शर्त होती है जब उसको मंत्रिपरिषद की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो होती है जब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करनी हो या राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी हो। इस तरीके से जो है राज्य के अंदर कानून बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से राज्य के अंदर साधारण विधेयक जो है उनको पारित किया जा सकता है, परंतु जहां पर विधानमंडल के अंदर एक ही सदन है वहां पर इस समस्या की जरूरत ही नहीं है। वहां पर विधानसभा के अंदर पारित होने के बाद वो जो है राज्यपाल के पास पहुंच जाएगा और राज्यपाल या तो अपनी स्वीकृति देगा या अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करेगा या फिर उसको जो है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा। हालांकि जो राज्य अगर अपने बात करें वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि जो विधानसभा है उसके पास वही शक्ति होती है जो लोकसभा के पास होती है, और विधान परिषद जो है उसके पास भी वही शक्ति होती है जो लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास होती है, और जो राज्यपाल होता है उसके पास वही शक्ति होती है जो राष्ट्रपति के पास होता है। तो कोई भी वित्त विधेयक राज्यपाल की मंजूरी केवल विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी वित्त विधेयक जब लोकसभा के विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधेयक को जो है जब लोक विधानसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है और विधान परिषद में भेजा जाता है तो विधान परिषद या तो उसको स्वीकार करेगी या 14 दिन तक लंबित रख सकती है अधिकतम, या फिर उसके अंदर संशोधन करेगी। परंतु ऐसे संशोधन जो विधान परिषद के द्वारा वित्त विधेयक में किए जाते हैं, ऐसे संशोधनों को विधानसभा स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। कुल मिलाकर ना तो वित्त विधेयक के अंदर ना साधारण विधेयक के अंदर किसी भी परिस्थिति के अंदर संयुक्त अधिवेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए राज्य के अंदर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ये होती है राज्य की विधायी प्रक्रिया, राज्य में कानून बनाने का तरीका। ठीक है, तो इतना सा अपने को ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया था कि आपको राज्य समझने से पहले केंद्र को अच्छे से समझना होगा और केंद्र की रिवीजन करनी होगी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि अपने अपने नोट्स की लेंथ को बढ़ाएं, नोट्स की मात्रा को बढ़ाएं। आप सामान्य सिंपल इतना सा भी अगर याद रख लेते हैं, क्योंकि आपको केंद्र अच्छे से समझा दिया गया है, क्योंकि केंद्र आपको अच्छे से लिखवा दिया गया है, तो अगर आप इतना सा याद रख लेते हैं तो आपका काम जो है वो वैसे के वैसे ही हो जाता है। कंसेप्ट आपको समझना है। अब बात आती है राज्य के अंदर बजट की प्रक्रिया। तो अपने को ध्यान रखना है कि राज्य के अंदर जो बजट है वह वैसे ही होता है जैसा कि केंद्र के अंदर होता है। राज्य में बजट प्रक्रिया केंद्र के समान होती है, तथा इसका वर्णन अनुच्छेद 202 में किया गया है। बात अपने को ध्यान रखनी है। इस तरीके से राज्य के अंदर कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ राज्य की विधायिका समाप्त होती है। अगली क्लास के अंदर अपने राज्य की न्यायपालिका की बात करेंगे, उच्च न्यायालय की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, हैव ए गुड डे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।